बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, ये कैसे ड्राइव होता है, इसकी कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट लॉज में से एक लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट और कंजर्व रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं आती कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ से अखज़ किया गया है, जिसके मुताबिक ये है कि जो एक एक्शन हो रहा है किसी भी बॉडी पे उसके इक्वल और ऑपोजिट एक रिएक्शन भी होगा। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसके मुताबिक ये है कि अगर दो बॉडीज़ एक आइसोलेटेड सिस्टम में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी दाखिल हो ना उस सिस्टम से एनर्जी कोई खारिज हो, वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। अब उसमें जो दो बॉडीज़ आपस में टकरा रही हैं तो उनका जो मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम में दाखिल नहीं हो रही। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है ना तो वो पैदा किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके मुताबिक अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट बी जो है वो भी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, जो कि इक्वल तो होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। नीचे इक्वेशन में हम देख सकते हैं जैसे F1 जो है वो F2 के इक्वल होगी। F1 वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट ए लगा रहा है ऑब्जेक्ट बी के ऊपर, और F2 वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट बी लगा रहा है ऑब्जेक्ट ए के ऊपर। अब ये इक्वल तो हैं दोनों, लेकिन जो माइनस साइन है वो ये शो करवा रहा है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अब हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे इस लॉ की कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्राइव कैसे होता है। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं दो बॉडीज़ हैं ए और बी, दो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम में। जो ऑब्जेक्ट ए है उसका जो मास है वो है m1 और जो ऑब्जेक्ट बी है उसका मास है m2। जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी टकराने से पहले जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो है u1 और जो टकराने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो है v1। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी टकराने से पहले जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u2 और जो टकराने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो है v2। और जिस टाइम पे ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, उस टाइम को हमने t के इक्वल सपोज कर लिया। अब हमें पता है कि मोमेंटम का फार्मूला है p इज़ इक्वल टू mv। अब उसी फार्मूले को देखते हुए हम देख लेते हैं कि ए पार्टिकल में क्या चेंज आ रहा है। ए इज़ इक्वल टू एम तो वैसे का वैसे ही आ गया। हमें पता है कि जो वी है वो चेंज हो रहा है टकराने से पहले और टकराने के बाद। जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट ए की उसको हमने डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं। अब टकराने के बाद जो है वो थी फाइनल वेलोसिटी। अब चेंज जो हमने फाइंड करना है वेलोसिटी में वो होगा फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, मतलब v1 में से हम u1 को माइनस कर देंगे। इसी तरह ऑब्जेक्ट b का भी हम फाइंड कर लेंगे, v2 में से u2 माइनस कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट 2 की है ऑब्जेक्ट b की उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे। अब देखें जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो ये है कि जो फोर्स है a लगाएगा b के ऊपर उसी के इक्वल b भी लगाएगा a के ऊपर एक फोर्स, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, इसलिए साथ माइनस का साइन आएगा। अब फोर्स का न्यूटन का सेकंड लॉ हमें फोर्स का फार्मूला बताता है F इज़ इक्वल टू एम ए। जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के हिसाब से जो वेलोसिटी चेंज होगी उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए जो है उसका एक्सेलरेशन होगा उसमें जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय टाइम। इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 जो है उसका जो एक्सेलरेशन है वो होगा उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ओवर में टाइम, उसका प्रोडक्ट ले लेंगे मास के साथ। अब न्यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो मोमेंटम
आइसोलेटेड सिस्टम है, टकराने से पहले है, वो इक्वल होगा टकराने के बाद, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम उसकी स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि m2 इंटू v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस u1, जो कि मोमेंटम का लॉ है, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हुआ। ऐसे डिराइव होता है ये लॉ। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि दो पार्टिकल्स हैं ए और बी। टकराने से पहले जो उसकी ए की वेलोसिटी है वो है u1, और जो टकराने के बाद ए की वेलोसिटी है वो है u2। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा रहे हैं। टकराने के बाद, टकराते टाइम जो ऑब्जेक्ट ए है वो फोर्स लगा रहा है, और ऑब्जेक्ट बी जो है वो भी उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ऑब्जेक्ट ए जो है उसकी वेलोसिटी चेंज होके v1 हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट बी जो है उसकी वेलोसिटी चेंज होके v2 हो जाएगी, u2 से चेंज होके v2 हो जाएगी, जैसे हम पीछे एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। हवा से भरा हुआ गुब्बारा जो होता है, बैलून, वो इसकी एग्जांपल है। अब क्या होता है, जो हवा जब गुब्बारे से निकलती है तो वो नीचे की तरफ होती है, जबकि गुब्बारा ऊपर की तरफ मूव करता है। वो ऑपोजिट फोर्स लगती है उसके ऊपर, जो कि उसकी जो खुद फोर्स लगा रही है हवा उसके इक्वल होती है, और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए जो बैलून है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। इसकी दो और एग्जांपल्स हैं, सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। अब इसमें क्या होता है, गन एंड बुलेट वाले सिस्टम में क्या होता है कि जो बुलेट है वो तेज़ी से आगे को मूव करती है, जो गन है वो उस उतने ही वेलोसिटी से उसने पीछे को मूव करना होता है, लेकिन गन का मास ज़्यादा होता है, बुलेट का मास कम होता है। इस वजह से वो स्लाइड सा पीछे को मूव करके वहीं पे रुक जाती है गन, लेकिन जो बुलेट है वो बहुत तेज़ी से आगे को जाती है। रॉकेट की मोशन जो है, रॉकेट जो गैसेस पीछे को छोड़ता है उससे वो ऊपर की तरफ उठता है। क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो वो जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कुछ एग्जांपल्स थी। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स।